Very good morning. Very good morning. Thank you so much, Arpita. Thank you so much. Thank you so much, Neha, Raghav. माँ सरस्वती आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी करें, आपको जीवन में हर जगह सफलताएं मिले। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी मेहनत करना स्टार्ट रखें। देखो, कोई भी चीज तब काम आती है जब आप खुद मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, सब आपका साथ देंगे। ठीक है, तो भगवान आपके हमेशा साथ है, लेकिन वो तभी है जब आप खुद मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अपनी मेहनत में कोई कमी मत कीजिए, लग जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। कोई होमवर्क था क्या आपके पास? बिल्कुल था। जो होमवर्क था वो सारे क्वेश्चन हो गए क्या? होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन आपके हो गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे इस बात का पता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, इसका मतलब अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 सभी को मिल गया क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्नो वाइट लिमिटेड हैज 2 डिपार्टमेंट्स। स्नो वाइट लिमिटेड के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक क्लोथ डिपार्टमेंट और एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ठीक है, रेडीमेड क्लोथ वर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ out of the cloth supplied by the cloth department as its usual selling price। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट क्या करता है? खुद प्रोडक्ट बनाता है। कहां से बनाता है? जो क्लोथ डिपार्टमेंट से उसके पास क्लोथ आए होते हैं। और क्लोथ डिपार्टमेंट अपने क्लोथ कैसे सेल करता है, ट्रांसफर करता है? रेगुलर सेलिंग प्राइस। रेगुलर सेलिंग प्राइस मतलब क्या इंटरनल ट्रांसफर में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा क्या? बिल्कुल होगा। आगे बोलता है साहब, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओपनिंग स्टॉक बता रखा है दोनों डिपार्टमेंट का, परचेज बता रखी है, सेल बता रखी है, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। बेटा थोड़ी सी वैल्यूज को ढंग से लिखना है, समझ लीजिएगा। रेडीमेड ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। क्लोथ डिपार्टमेंट में वैल्यू है 3 लाख और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में वैल्यू है नील। जो ये डैश 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 लगा हुआ है, ये तीनों वैल्यू एक एक स्टेप ऊपर है। फिर सही वैल्यू लिख लीजिए, वो तो हो चुका। फिर आता है एक्सपेंसेस। क्लोथ डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है नील,
जबकि रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? आपको बताना है सही अमाउंट। 6,000 नहीं है, 60,000 है। एक एक वैल्यूज को नीचे ले आइए, 60,000 है। ठीक है, 60,000। ठीक है, समझ गए? सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 20,000 और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 6,000। ठीक है, क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 20,000 और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 6,000। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2001 क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 2 लाख और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 60,000। तो ये जो शुरू वाला 60 है, दैट इज 60 नील, फिर 60, फिर 6, फिर 60। ठीक है, वो नील के सामने ही दोबारा से 60,000 लिखे हुए हैं, उन्हें एक एक स्टेप नीचे लिख लो। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? आगे कहता है द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट may be considered as consisting of 75% cloth and 25% other expenses। इस लाइन का मतलब क्या है? ये कहता है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में जो स्टॉक रखा हुआ होता है, उस स्टॉक में 75% तो क्लॉथ होता है और 25% अदर एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के स्टॉक में क्लॉथ डिपार्टमेंट से आया हुआ माल कितना होता है? 75%। ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे कहते हैं क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड ग्रॉस प्रॉफिट रेट एट द रेट 15% इन 99 2000। बेटा ये जो 15% की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है, ये करंट ईयर की दे रखी है या पिछले ईयर की दे रखी है? पिछले साल की दे रखी है। जबकि जब हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे लिए करंट ईयर की रेट काम आती है या लास्ट ईयर की रेट काम आती है? करंट ईयर की। मतलब क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? क्योंकि यहां पे केवल एक ही तरह का माल है और उसने ये भी कहा है कि स्टॉक में 75% जुड़ा हुआ होता है। अब वो स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, दोनों के हो सकते हैं। फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हमें पिछले साल का जीपी रेट नहीं पता होता। इस क्वेश्चन ने तो पिछले साल का जीपी रेट भी बता दिया। तो फिर एक बात बताओ, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पिछले साल का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बनाना। सबसे पहले बनाते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। स्टार्ट हो जाइए। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट सबसे फर्स्ट हमारा काम है। दोनों आएंगे बेटा, दोनों निकालने पड़ेंगे। हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बना रहे हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। ये हो गया क्लोथ, ये हो गया रेडीमेड क्लोथ।
चलिए सर स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बता रखा था 3,50,000। फिर परचेज, परचेज बता रखी है 20,15,000। परचेज के बाद सेल्स, सेल्स बता रखी है 22 लाख, 4,50,000। टू इंटरनल ट्रांसफर, यहां आ गया बाय इंटरनल ट्रांसफर, सीधा सीधा ही दे रखा है। चलिए इंटरनल ट्रांसफर किया है क्लॉथ डिपार्टमेंट, क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए तो सेल हो गया 3 लाख रुपए का, रेडीमेड क्लॉथ के लिए परचेज में आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है सर, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आप क्लॉथ में कुछ नहीं है और रेडीमेड क्लॉथ में है 60,000, ये लीजिए। इतना करने के बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 2 लाख और 60,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? इसका तो आ गया 85,000, इसका आ गया 4 लाख। क्लियर? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ जाएगा टू सेलिंग एक्सपेंस, इसका सेलिंग एक्सपेंस है 20,000 और इसका सेलिंग एक्सपेंस है 6,000, तो ये आ जाएगा टू डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट 3,80,000 और ये आ जाएगा 79,000। हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है तो फटाफट से बता दो बेटा। नीचे एक खर्चा और दे रखा है, नीचे एक खर्चा दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस नाम का, और स्पेसिफिकली लिख रखा है ये खर्चा पूरे बिजनेस का है। और क्या कोई बांटने का बेसिस बता रखा है क्या भाई? नहीं बता रखा। और जब हमारे पास बांटने का कोई भी बेसिस अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा खर्चा है? वो अनएलोकेबल एक्सपेंस है, और अनएलोकेबल एक्सपेंस मतलब वो कहां पे आएगा? वो जनरल P&L अकाउंट में आ जाएगा। डन? चलिए अब हम हमारा आगे का काम करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल लें। क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सबसे पहले निकालने का काम है, क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आराम से निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालें? तो साहब किसके स्टॉक में है? रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के स्टॉक में है। रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का स्टॉक है 60,000। इसमें से 75% माल किससे आया हुआ है? 75% माल आया हुआ है क्लॉथ से। और उसमें क्लॉथ डिपार्टमेंट कितना पैसा कमाता है? क्लॉथ डिपार्टमेंट का जीपी रेट 15%। क्या 15% इस साल का जीपी रेट है? नहीं है। तो क्या हमें यहां पे पिछले साल का जीपी रेट लगाना चाहिए? क्या हम इस साल का जीपी रेट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस साल का जीपी कितना था? इस साल का जीपी था 4 लाख। और ये जीपी कितनी सेल से कमाया था? ये जीपी 4 लाख का जीपी कितनी सेल से कमाया था? 22 लाख या 25 लाख? 25 लाख। 22 लाख तो नॉर्मल सेल थी और 3 लाख का जो ट्रांसफर किया था वो भी प्रॉफिट पे किया था। कितना परसेंट आता है जीपी? 16%। आप सीधा भी लिख देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट इज 7200। अब एक बात बताओ, क्या मैं ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक बता रखा है क्या? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कह रखा था कि भाई रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना माल बनाता ही किससे है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से। तो ओपनिंग स्टॉक था 50,000। उस ओपनिंग स्टॉक में भी 75% माल आया हुआ होगा, क्योंकि उसने ना तो कोई क्लोजिंग स्पेसिफाइड किया था ना कोई ओपनिंग स्पेसिफाइड किया था। उसने तो कहा था स्टॉक में 75% माल जुड़ा हुआ होता है क्लोथ। और पिछले साल का जीपी रेट आपको पता है 15%। तो 5625 ये लो साहब। क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आ गया और ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आ गया। अगर ये दोनों आ गए तो अब हम क्या बना सकते हैं? दोनों प्रॉफिट अगर हमारे पास आ गई तो हम जनरल पी एंड एल अकाउंट बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं जनरल पी एंड एल। जनरल पी एंड एल सबसे पहले कहते हैं बाय डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट। डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट कितना है? डिपार्टमेंट क्लोथ डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट है 3,80,000। रेडीमेड क्लोथ का है 79,000। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4,59,000। इसमें ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो बाय ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 5625 यहां लिख देते हैं टू क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 72 टू अनएलोकेटेड एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस भी लिख सकते हो 1,01,000। तो टू डिपार्टमेंटल एनपी कितना आ जाएगा?
नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट। $356,425, 356,425 ये लीजिए। क्लियर? अब बता दीजिए भाई, पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को दिक्कत है क्या? पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये बड़ा इजी सा पोर्शन था। केवल और केवल ये ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने और निकाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में निकालना पॉसिबल था। अगर जनरली पॉसिबल नहीं होता है तो हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इजीली निकालना पॉसिबल था, इसलिए हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकाल दिया ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, क्लियर? चलिए साहब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हम कर चुके हैं, 8 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है? ग्रीन एंड कंपनी, हाँ प्रेरणा आपने क्या लिखा, समझ में नहीं आया। प्रेरणा, अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट नंबर पी एंड डिपार्टमेंट नंबर क्यू। डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू at normal selling price. From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2002 and also ascertain the net profit to be transferred to balance sheet. ठीक है साहब। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, डिपार्टमेंट नंबर पी में है ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का। परचेज 23 लाख एंड 2 लाख। गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर पी, डिपार्टमेंट नंबर पी से डिपार्टमेंट नंबर क्यू के पास गए हैं 7 लाख के। वेजेस है 1 लाख और 1,60,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000 और 1,40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रखा है, सेल बता रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बता रखा है। फिर कहते हैं फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ डिपार्टमेंट वर नॉट अपोर्शन। इन एक्सपेंसेस को अभी तक बांटा नहीं है। सैलरी 2,70,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 90,000 और जनरल एक्सपेंस 8 लाख। डेप्रिसिएशन 25% ऑन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू पे 25% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। मशीनरी ऑन द वैल्यू, मशीनरी वैल्यू ऑफ 48,000। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन इन द टर्नओवर रेशियो। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस को टर्नओवर के रेशियो में बांटना है। ठीक है। सैलरी के रेशियो को बांटना है 2:1, सैलरी को बांटना है 2:1 में। डेप्रिसिएशन के रेशियो को बांटना है, डेप्रिसिएशन को बांटना है 1:3 के रेशियो में, पी एंड क्यू। और जनरल एक्सपेंस को बांटना है 3:1 के रेशियो। क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन लगता है? मेरे हिसाब से तो बड़ा आराम से बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सारी चीजें दे रखी है, ना कोई पिछले साल का है ना कुछ हो रहा है। जो भी खर्चे बता रखे हैं सबको बांटने का तरीका बता रखा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्सपेंस इस तरह का दे रखा है, केवल एक इंटरनल ट्रांसफर है और क्लोजिंग स्टॉक में उस इंटरनल ट्रांसफर के हिसाब से बैलेंस निकालना है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, सॉरी 7 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम कर चुके हैं। डन। अब आ जाइए बेटा, आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1। कई लोगों ने पूछा था सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं बेटा। एक्चुअलिटी में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। मैं आपको दिखा दूंगा, आदि तो वैल्यूज भी सेम लिखी हुई है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मैसर्स DBR carried on a business of drapers and tailors in Delhi। मैसर्स DBR जो है वो एक बिजनेस करता है ड्रेपर का और टेलर का इन दिल्ली। डी वॉज इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर A डीलिंग इन क्लोथ। डी जो है वो डिपार्टमेंट नंबर A का इंचार्ज है जो कि क्लोथ में डील करता है। बी जो है वो बी डिपार्टमेंट का इंचार्ज है जो से गारमेंट सेल करता है। और आर जो है वो सी डिपार्टमेंट का इंचार्ज है जो कि टेलरिंग का काम करता है, ठीक है। मतलब 3 डिपार्टमेंट हो गए, एक क्लोथ डिपार्टमेंट, एक गारमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट और एक है टेलरिंग सेक्शन। ABC 3 डिपार्टमेंट, और उन 3 डिपार्टमेंट के 3 मैनेजर है या 3 इंचार्ज है, ऐसे कह सकते हो, जिनका नाम है D, B और R। डन। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं नया, मैंने अच्छे से कहा है क्वेश्चन नंबर 1 बार बार, आप गायब हो जाते हो, पता नहीं कहां चले गए। हाँ जी, मिल गया सभी को क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं सभी लोग? यस। चलिए इसके बाद वो कहता है बेटा, अभी तक इतना पता चला है कि 3 डिपार्टमेंट है और उनके 3 मैनेजर। इट हैड बीन एग्रीड दैट ईच ऑफ द 3 पार्टनर। अब उन्होंने कहा, उन्होंने क्या एग्री किया? उन्होंने एग्री किया कि ईच ऑफ 3 पार्टनर वुड रिसीव 75% of the profit disclosed by the accounts of department। मतलब उन तीनों ने डिसाइड किया कि जो भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दिखाया जाता है, मतलब जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट डिस्क्लोज करता है। अब डिपार्टमेंट अपना प्रॉफिट कहां दिखाता है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L में। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आया होगा, दैट इज 3,80,000 और 79,000 इस क्वेश्चन में है, वैसे ही उस क्वेश्चन में जो भी होगा। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आया है उसका 75% किसको दे दिया जाएगा? हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को दे दिया जाएगा। जैसे ए डिपार्टमेंट का दे दिया जाएगा डी को, बी डिपार्टमेंट का दे दिया जाएगा बी को, और सी डिपार्टमेंट का दे दिया जाएगा आर। क्लियर? ठीक है। वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटा दो, क्योंकि अनरियलाइज्ड तो आपने कमाया ही नहीं होगा। क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक्चुअल में कमाया होगा? क्या नहीं कमाया होगा, तो बांटोगे कहां से? तो उसको माइनस कर दो। जो बैलेंस बच जाता है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, वो भी बांट दो। और उसको कैसे बांटना है? बचे हुए अमाउंट को तीनों में बांटना है, डी, बी और आर। और कैसे बांटना है? हाफ, 1/4 एंड 1/4।
हाफ, 1/4 एंड 1/4। डी को हाफ देना है, बी को 1/4 देना है और आर को 1/4 देना है। क्लियर? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल आपको दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का दे रखा है। परचेज तीनों डिपार्टमेंट की बता रखी है। सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, रेंट, डिसअलाउड, डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। सेल्स तीनों डिपार्टमेंट की बता रखी है। डिस्काउंट रिसीव्ड बता रखा है और क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का और सी डिपार्टमेंट का, तीनों का बता रखा है। और ये भी बता रखा है सी डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 5700 का माल कौन से डिपार्टमेंट से आया हुआ है? 5700 का माल ए डिपार्टमेंट से आया हुआ है। तो क्या इस 5700 में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है, चलिए, है। फिर आगे कहता है आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन उसी की जगह बनाना है जहां पे हम जनरल पी एंड एल बनाते हैं। जनरल पी एंड एल की जगह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना देंगे एक ही बात। फर्स्ट पॉइंट, क्लोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,700, 10,700 रुपए के क्लोथ एंड अदर गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 600 वर ट्रांसफर्ड एट सेलिंग प्राइस बाय डिपार्टमेंट नंबर ए एंड डिपार्टमेंट नंबर बी रेस्पेक्टिवली टू डिपार्टमेंट नंबर सी। तो डिपार्टमेंट नंबर ए ने तो माल भेजा है 10,700 का, डिपार्टमेंट नंबर बी ने माल भेजा है 600 रुपए का। कौन से डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट नंबर सी को। ठीक है साहब। अब मुझे एक बात बताइए, डिपार्टमेंट नंबर सी के पास जो डिपार्टमेंट नंबर ए से बचा हुआ माल पड़ा है, बेटा वो डायरेक्ट ट्रांसफर था या इनडायरेक्ट ट्रांसफर था? डायरेक्ट ट्रांसफर था। मतलब ए ने भी सी को भेजा है सीधा और बी ने भी सी को भेजा है। ऐसा नहीं है ए ने बी को भेजा है, बी ने सी को भेजा है। यहाँ पे सीधा ए ने भी बी को भेजा था, बी ने भी सी को भेजा था। सॉरी, ए ने सी को और बी ने सी। अब बी ने जो सी को भेजा है वो माल बिक चुका है। ए ने जो सी को भेजा था 11,700 का, उसमें से 6,000 का बिक चुका है। केवल कितना बचा हुआ है? 5,700। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट केवल कितने में है? 5,700। डन। चलिए, अब आपको आगे बता रखा है तीन तरह की चीजें। क्लॉथ एंड गारमेंट्स आर सोल्ड इन द शोरूम। क्लॉथ और गारमेंट कहां पे बनाए जाते, बेचे जाते हैं? शोरूम में बेचे जाते हैं। और टेलरिंग का काम कहां किया जाता है? वर्कशॉप में किया जाता है। इसका मतलब एक बात बताओ बेटा, वर्कशॉप में लगने वाले खर्चे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं? सीधे सीधे जो वर्कशॉप में लगता है। वर्कशॉप में वेजेस लगता है या सैलरी लगती है? वेजेस। और शोरूम में जो लगता है वो क्या होती है? सैलरी। ये बात आपने क्वेश्चन नंबर 7 में भी सीखी थी। ठीक है, ये वर्किंग नोट बनाना आपने क्वेश्चन नंबर 7 में भी सीख रखा है, सीखा था, सेम अमाउंट के साथ सीखा था। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, द डिटेल्स ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस की डिटेल इस तरह से, जनरल ऑफिस में लगता है 50%, शोरूम में लगता है 25% और वर्कशॉप में लगता है 25%। ठीक है सर। तो एक बात बताओ, जो अमाउंट स्पेसिफिकली वर्कशॉप में लगती है वो वेजेस है या सैलरी है?
वेजेस है। जो शोरूम में लगता है वो वेजेस है या सैलरी है? जो जनरल ऑफिस का खर्चा है वो वेजेस है या सैलरी है? जनरल ऑफिस नहीं, अनएलोकेटेड क्यों है? सैलरी है, क्योंकि उसको भी बांटने का तरीका बता रखा है नीचे। आगे पढ़ो, देखो, एलोकेट जनरल ऑफिस एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब बांटने का तरीका बता रखा है, मतलब अनएलोकेटेड क्यों होगा? बांट सकते हैं। और शोरूम का खर्चा बांटना है 1:2 में। आगे बोला साहब, वर्कशॉप का रेंट है 1000। वर्कशॉप का रेंट है 1000। बेटा टोटल रेंट कितना पे किया है? 10,800। इस 10,800 में से वर्कशॉप का रेंट कितना है? 10,800 में से वर्कशॉप का रेंट है 6,000। क्यों 6,000? क्योंकि देखो ऊपर ही ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट पहले लिखा हुआ है कि साहब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द 6 मंथ। ये 6 महीने का ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000। कितना बैलेंस बच गया? 4,800। तो वो 4,800 रेंट है जनरल ऑफिस का और शोरूम का, और उसे ए और बी में बांटना है बराबर बराबर। ठीक है साहब। डेप्रीसिएशन को तीनों डिपार्टमेंट्स में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। बाकी सारे खर्चों को टर्नओवर के रेशियो में बांटना है। जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 800 रुपए का, उसे ए में लेना है 400, बी में लेना है 250 और सी में लेना है 150। फिर कहता है द ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट सी डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। क्लियर? अब प्रेरणा कह रही है सर ये भी कर लेंगे। चलिए आप बताइए, कर सकते हैं क्या? देखो ऊपर वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ऊपर वाले पैराग्राफ का सारा काम करना है जनरल P&L। ऊपर वाले पैराग्राफ का सारा काम करना है जनरल P&L। समझ गए मेरी बात? पहले आप सबसे पहले निकालेंगे जनरल P&L में डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, फिर लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फिर उसको तीनों में बांट देना है DBR में। जो प्रॉफिट है उसे DBR में बांटना है बस। ऊपर वाले पैराग्राफ में केवल इतनी बात लिखी और बाकी सारा काम नॉर्मल काम है। बताइए कर सकते हैं? राघव कह रहे हैं हाँ सर। चलिए आपका एक काम है, आप आज मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 आप करके मुझे आंसर भेज देंगे ग्रुप पे। मैं शाम तक आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। शाम से पहले पहले आप मुझे आंसर भेज देंगे 6 o'clock तक। 6 o'clock तक मैं रिटर्न आपको इनका आंसर भेज दूंगा। ठीक है? इन दोनों क्वेश्चन का उससे पहले आप ट्राई कर लेंगे। 6 o'clock तक मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको भेज दूंगा। डन? इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में आपका कुछ भी बाकी नहीं बचता है। ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा
मंडे से रॉयल्टी अकाउंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे से पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।